सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में हिंदी साहित्य विषय से आप अध्ययन कर रहे हों या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, हिंदी साहित्य विषय आपके है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम दोहा और सोरठा छंद के बारे में बहुत बारीकी से जानने वाले हैं। बहुत अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। वीडियो अंत तक देखिए, निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने साथियों मित्रों तक इसको ज़रूर शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। शुरू करते हैं। देखिए, दोहा छंद और सोरठा छंद। तो सबसे पहले अगर आप मात्रा लगाना नहीं जानते हैं तो मात्रा लगाना सीख लें। मात्रा लगाने का वीडियो अपना पहले अपलोड है, वो देख लें। मात्रा लगाना आपको आना चाहिए। जो ह्रस्व स्वर होता है उस पर एक मात्रा लगती है और जो एक मात्रा यानी लघु मात्रा लगती है, और जो दीर्घ स्वर होता है उस पर दो मात्रा लगती है यानी गुरु मात्रा लगती है। और मात्रा को आपको पता है कि जो गुरु मात्रा उसको ऐसे लिखते हैं, लघु मात्रा को ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी के एस और आई की तरह। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोहा छंद और सोरठा छंद का एक एक उदाहरण जो आपको बहुत अच्छा आता है वो याद कर ले। उससे हमें विशेषताएं निकालने में बहुत आसानी रहेगी, मदद मिलेगी अपने को। तो सबसे पहले देखो, ये उदाहरण हमने लिखा है तो इसके ऊपर मात्रा लगाना भी अपने को आना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रत्येक जो छंद है, कुछ छंदों को छोड़ दें तो चार चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण, जिसमें हम पहला और तीसरा चरण है ये विषम चरण कहलाते हैं और दूसरा और चौथा चरण है ये सम चरण कहलाते हैं। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। गणित में हम विषम संख्या 1, 3, 5 ये कहते हैं। तो पहला और तीसरा चरण विषम है, दूसरा और चौथा चरण सम है। अब आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कुछ छंदों में 2 पंक्तियों में 4 चरण पूरे हो जाते हैं और कुछ छंदों में जो है एक पंक्ति का एक ही चरण होता है और कुछ छंदों में 2 पंक्तियों का एक चरण होता है। तो देखिए, अगर आपकी पंक्तियां 2 है, जैसे ये 1, ये 2 पंक्ति, तो ये आपका पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। ये 4 चरण हो गए। 4 चरण में से देखिए, पहला और तीसरा ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके विषम चरण हैं और दूसरा और चौथा ये क्या है? सम चरण है। समझ में आ रही बात? ये पहला और तीसरा विषम चरण है, दूसरा और चौथा सम चरण है। यदि 4 पंक्तियों का छंद है जिसमें ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, तो ये जो दोनों है पहला और तीसरा ये आपके विषम चरण है और ये जो दूसरा और चौथा है ये आपके सम चरण है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो सम चरण और विषम चरण के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। अब ध्यान दीजिए कि हमने छंदों के प्रकार भी देख लिए थे। एक छंद मात्रिक होता है, एक छंद वर्णिक होता है। मात्रिक में मात्रा गिनी जाती है, वर्णिक में वर्ण गिने जाते हैं। तो यहाँ जो दोहा और सोरठा छंद है ये मात्रिक छंद है, इसलिए हम इसके ऊपर मात्रा लगाएंगे। पहले देखो, मात्रा लगाना आपको आना चाहिए। ये च पे 1, 2 और यहाँ पर 2 लग गई, ठीक है ना, बड़ी की मात्रा आ रही। अब देखो, आधे अक्षर के कारण च पर भी 1 लगनी चाहिए लेकिन 2 लगेगी आधे अक्षर के कारण। तो 2, फिर 2, फिर 2, 1, 1, 1, ठीक है। फिर आगे लगाओ 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1। अब ध्यान दीजिए, मात्रा अपनी सही लगनी चाहिए। गिनेंगे 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इस चरण में कितनी हो गई? 13। और यहाँ गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस चरण में हो गई आपके 11 मात्रा। फिर तीसरे चरण में चलते हैं। 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2। गिनेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13। इस चरण में भी हो गई आपकी 13 मात्राएं। और 2, 1, 1, 1, 2,
1 2 1 मात्राएं गिनेंगे 2 4 5 6 7 8 9 10 11। इस चौथे चरण में आपकी हो गई 11 मात्रा। पहले आप एक उदाहरण याद करें, उसके बाद आप उस पर मात्रा लगाएं और उदाहरण सही होना चाहिए। कहीं पर भी अगर त्रुटि हुई, शब्दगत अगर त्रुटि हुई, वर्तनी की त्रुटि हुई, तो फिर आपकी मात्रा का कैलकुलेशन नहीं बैठेगा। इसलिए हमने यहाँ मात्रा लगा दी है। अब हम सोरठा छंद पे भी मात्रा लगाएं। देखो 1 1 1 1 2 1 1 2 1, यहाँ 2 1 1 2 2 और 2 1 2, ये हमने मात्रा लगाई। गिनो देखो 4 5 6 7 8 9 10 11। ये पहले चरण में 11 मात्रा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और दूसरे चरण में कितनी मात्रा? 13 मात्रा। गिन ली होगी आपने, मात्रा सही लगानी है। फिर आप देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 2 और 1, इसी तरह 2 1 1 2 2 2 1 2। गिनो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और यहाँ गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ कितनी हो गई? 13। ठीक है, जब हमने एक एक उदाहरण याद कर लिया और उसके ऊपर हमने मात्रा भी लगाना सीख लिया, अब हम इसकी विशेषताएं लाते हैं। इसके लक्षण क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। अब इन उदाहरणों के आधार पर हम लक्षण और विशेषताएं ला सकते हैं। देखिए इसके लक्षण क्या होंगे या फिर विशेषताएं क्या होगी। लक्षण और विशेषताएं में पहली देखेंगे। देखिए यहाँ पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11। तो क्या सब में समान है? क्या नहीं है। किस किस में समान है? देखो पहले और तीसरे चरण में समान है और दूसरे और चौथे चरण में समान है। इसका मतलब 4 चरणों में से पहले तीसरे में समान है, दूसरे चौथे में समान है। तो यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। पहली विशेषता हम लिखेंगे यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। फिर देखो दूसरी विशेषता देखिए, इसमें 4 चरण होते हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, बिल्कुल ठीक है, 4 चरण होते हैं। अब देखिए मात्रा के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे इसके विषम चरणों में 13 13 और सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती है। ठीक है, देखो विषम चरण हमने कहा पहला तीसरा, ये क्या है? विषम चरण। विषम चरण में कितनी मात्रा? 13 13 मात्रा है। और दूसरा और चौथा ये कौन सा? सम चरण है। इसमें कितनी कितनी मात्रा है? 11 11 मात्रा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि विषम चरणों में 13 13 मात्राएं होती है और सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती है। फिर देखिए चौथे नंबर पे हम देखेंगे, चौथे नंबर पे हम लिखेंगे दोहे को पहचानने की बहुत महत्वपूर्ण ये लक्षण है, उसकी विशेषता है। क्योंकि किसी भी छंद में ऐसा 13 11 का नियम बन जाएगा, लेकिन बाद में देखो आप यहाँ ऐसा ही आ रहा है, यानी सम चरणों के अंत में ऐसा ही आना जरूरी है। तो हम लिखेंगे यहाँ सम चरणों के अंत में गुरु लघु यानी SI आना आवश्यक है। ठीक है, ऐसा ही कहाँ आएगा? सम चरणों में। दूसरे में देखो यहाँ ऐसा ही आया और यहाँ पर भी ऐसा ही आया। तो सम चरणों के अंत में ऐसा ही आना चाहिए, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद हम 5वें नंबर पे लिखेंगे यदि प्रत्येक
चरण के अंत में होती है। यति का मतलब हम जो रुकते हैं, प्रत्येक चरण के अंत में रुकते हैं। जैसे रुक रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा न कोई। यति का मतलब रुकना। और छठे नंबर पे देखिए, यति के बाद आपके यति की बात कर ली हमने, और उसके बाद देखेंगे, देखो तुकबंदी, जो तुक मिलती है, देखो यहाँ मिल रहा रोय कोई, तो तुकबंदी भी सम चरणों में है, तो यहाँ लिख देंगे तुकबंदी सम चरणों में होती है। तुकबंदी सम चरणों में होती है। ये विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। देखो ऐसा ही ये जो आपके समचरण है उसमें आ रहा है, यहाँ पर ऐसा ही नहीं आ रहा है। तो ये 6 विशेषताएं आप दोहा छंद की याद करेंगे। और सोरठा छंद जस्ट दोहे का उल्टा होता है, तो उसके भी बारे में हम देख लेते हैं। प्रारंभ की जो 2 विशेषताएं हैं ये बिल्कुल सेम है। जो लक्षण और विशेषताएं लिखेंगे हम, लक्षण और विशेषताएं में पहला यह है अर्धसम मात्रिक छंद है। बिल्कुल है अर्धसम मात्रिक छंद, क्योंकि पहले चरण में देखो, पहले और तीसरे चरण में आ रही 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में आ रही 13-13 मात्राएं, तो ये अर्धसम मात्रिक छंद है। फिर हम लिखेंगे इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और तीसरी विशेषता यह है दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा है कि नहीं है? अपने यहाँ 13-13 आ रही है, यहाँ 11-11 आ रही है, यहाँ 11-11 आ रही है, यहाँ 13-13 आ रही है। यानी 13-11 13-11 दोहे में हो रहा था, सोरठा में 11-13 11-13 हो रहा है। तो ये दोहा छंद का उल्टा है। उसके बाद देखिए आगे की विशेषता ठीक इसकी उल्टी हो जाएगी। इसके विषम चरणों में 13-13 थे, अब इसके विषम चरणों में कितनी 11-11 मात्रा। इसके विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है, यानी विषम चरण यानी पहला और तीसरा 11-11 मात्राएं, और सम चरण यानी दूसरा और चौथा 13-13 मात्राएं होती है। फिर देखिए अब यहां देखिए ऐसा ही कहाँ आ रहा है, ऐसा ही यहां पे आ रहा है आपके। तो विषम चरण के अंत में ऐसा ही आना चाहिए। क्या लिखेंगे हम यहां, इसके विषम चरणों के अंत में गुरु लघु यानी SI आना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो सम चरणों के अंत में आ रहा है, तो दोहा के जो सम चरण है वो सोरठा के विषम चरण है, और जो दोहा के विषम चरण है वो सोरठा के सम चरण है। तो यहाँ ऐसा ही जो है विषम चरण के अंत में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा ही नहीं आएगा। देखो IAS आ रहा है, IAS आ रहा है, ऐसा ही नहीं आएगा। और छठा देखो वापस यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसमें भी जो यति है देखो प्रत्येक चरण के अंत में रुकेंगे हम। यति सेम है, यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति जो होती है प्रत्येक चरण के अंत में होती है। और सातवीं और अंतिम विशेषता की जो तुकबंदी है, देखो यहाँ आ रहा है
वार वार, तो तुकबंदी विषम चरण में मिल रही है और दोहा के सम चरण में तुकबंदी थी, यहाँ विषम चरण में तुकबंदी है। तो हम लिखेंगे तुकबंदी विषम चरणों में तुकबंदी विषम चरणों में होती है। तो ये सोरठा छंद है जो दोहा छंद का बिल्कुल उल्टा हो गया, और ये विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। उदाहरण अगर आप याद कर पाएंगे तो बहुत आसानी से वो विशेषताएं हम लिख सकते हैं। एक बार वापस देखिए, दोनों अर्धसममात्रिक छंद है, दोनों में 4 चरण होते हैं, और ये सोरठा दोहा छंद का उल्टा होता है। इसमें देखो विषम चरणों में 13-11 13-11 13-11 यानी विषम चरणों में 13-13 है और सम चरणों में 11-11 मात्रा होती है। सोरठा इसका उल्टा है, तो विषम चरण में 11-11 और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती है। फिर इसमें जो अपना सम चरण है उसके अंत में ऐसा ही आना चाहिए, यानी गुरु लघु आना चाहिए, और यहाँ पर विषम चरण के अंत में गुरु लघु आना चाहिए। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, इसमें भी यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, क्योंकि रुकते हैं। यति का मतलब रुकना, मतलब री मनवार रुके, नूत जिमावे चूरमो रुके, बिन मतलब मनवार रुके, राव न पावे राजिया ये भी रुके। और तुकबंदी सम चरणों के अंत में होती है और तुकबंदी इसमें विषम चरणों के अंत में होती है। इसलिए एक एक उदाहरण आप जरूर याद रखें। जो भी दोहा आपको याद है, जो भी सोरठा आपको याद है, उसको लिख करके उसके ऊपर मात्राएं लगाएं और उसके बाद ये विशेषताएं आप लिखने की कोशिश करें। आप रट्टे नहीं रटेंगे तो वो चीज़ें छूट जाएगी, आधी अधूरी हो जाएगी। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें और शीघ्र ही हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।